फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एक ये हो गया। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है आपके पास अडल्ट यूनिवर्स फ्रेंचाइजी एक ये हो गया। उसके बाद में अगला जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर 200% बता रहा हूँ आपको, जिस तरीके से मैंने अभी ऊपर आपको सारी चीज डिस्कस करके बताया है, चाहे मैंने हिस्ट्री बताया है आपको, चाहे आपको मैंने ज्योग्राफी सारी सेशन डिस्कस कर दिया हो, आप बस इतना करके जाना भाई, पेपर में देखना यहीं से आपके इर्द गिर्द पेपर बनेंगे, तो ये भी चीज को मत भूलना, ठीक है मेरे भाई। तो आपको बता रहा हूँ ये सिंगल वीडियो आपको पूरा एसएसटी को निचोड़ सकता है, समझ रहे हो बात को। बस ये मत कहना कि ये क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन नहीं आया, जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, टाइटल बता रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ वो करके जाना। आप देखना एक एक पेपर मिलेगा। हाँ, लास्ट में तो पहले अपना थर्ड स्टेट के बारे में आप अच्छे तरीके से 5 से 10 पॉइंट बना के लिख लो। क्या बोला भाई? 10 लाइन अच्छे तरीके से बना के लिख लो, किसके? थर्ड स्टेट के बारे में, समझ गए। उसके बाद में यहाँ पे 4 अगस्त 1789 को ये नेशनल असेंबली इन फ्रांस है। अब ये वाला टॉपिक आप कवर करके रखो। नेशनल भाइयों, मेरे भाई आप लोग का जो एसएसटी का पेपर है, क्लास 9th वाले मेरे जितने भी शेरनी है, आप लोग ध्यान से सुनो, इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। जो जो क्वेश्चंस मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, आपको वो सारे क्वेश्चंस एक बार अपने एनसीईआरटी से जरूर रीड ऑन करनी है। उसके बाद का मैं पॉइंट आपको बता दूंगा। करना क्या है, आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। हिस्ट्री में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो गया, पॉलिटी में 2 और ज्योग्राफी में 3 चैप्टर है और इकोनॉमिक्स में 1। मेरे भाई इतना कर लेना, आपका सफिशिएंट हो जाएगा। बट एक पॉइंट और मैं बता दूं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट चीज के नाम कुछ है ही नहीं मेरे भाई। बस एक पॉइंट याद रखना, एसएसटी के अंदर में इंपॉर्टेंट चीज वो है जब आपने चीजों को समझा। आपको हेडिंग याद होना चाहिए कि कौन से हेडिंग में क्या वर्ड ऐड ऑन करना है। पेपर में एग्जामिनर अगर कोई वर्ड दे देता है, सपोज दैट अगर आपके पास वहां पे ये सेकंड स्टेट की बात पूछ रहा है, थर्ड स्टेट की बात पूछ रहा है, तो आपको थर्ड स्टेट से रिलेटेड कम से 1 और 2 और कम से कम 3 बातें पता होनी चाहिए, जब भी आप आंसर लिख पाओगे। ये मत बोलना कि भाई जो क्वेश्चन बता वही क्वेश्चन आ जाए, तो भाई ये ऐसा एक्सपेक्टेड थ्योरी के पेपर में नहीं हो पाता है। बस आपको जैसे जैसे बता रहा हूं उस तरीके की सारी चीजें करते जाना, समझ रहे। तो चलो भाई फटाफट से इस चीज को समझो और थोड़ा सा भाई आप लोग इन आंसर को लिख के जरूर देखना, ठीक है भाई। देखो सबसे पहला चैप्टर हमारे सामने है, यहाँ पे ध्यान देना बस बढ़िया तरीके से। पहला चैप्टर हमारे पास द फ्रेंच रेवोल्यूशन है और ये आपको पता होना चाहिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर से मोस्टली एक आपके, तो यहाँ पे देखो एक एमसीक्यू बनेगा और एक सेशन रीजन बनेगा और बड़े नंबर में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे भाई ये सारे चैप्टर बताने तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा यहाँ पे कि ये फर्स्ट स्टेट, क्लर्जी, नोबिलिटी ये होते थे। तो कभी कभी ये सारी चीजें भी आपसे पूछा जा सकता है और कुछ इस तरीके का फ्लो चार्ट आप एड ऑन करना अपने एग्जाम्स के अंदर में। जब भी कोई आंसर राइटिंग लिखोगे तो इस तरीके का फ्लो चार्ट ऐड करना। जैसे कह रहा है कंडीशंस ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी ऑन द ईव ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था तो वहां पे सोसाइटी का कंडीशन क्या था, तो क्वेश्चन याद रखो कंडीशन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी। तो आपके पास एक हेडिंग हो गया यहाँ पे कि अगर क्वेश्चन ये बन जाता है यहाँ पे कि कंडीशन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी, ये पॉइंट समझ गए, एट द ईव ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में वहां की क्या सोसाइटी कैसी थी, क्या कंडीशन था। तो आपके पास एक ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। सबसे पहले इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो। आपके पेपर में आपने देख लिया, साइंस में भी जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चंस आपके वेरी करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से, ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो ये भाई आप ध्यान से शिद्दत से सुनते जाना। एसएसटी में आप पक्का गेम बना दोगे, बट आप चीजों को समझो। जो चीज मैं आपको बता रहा हूं टू द पॉइंट, माइंड में क्लैरिटी रखो कि मैं कहना क्या चाहता हूं। जब आपने ये पॉइंट, आपके पास ये टॉपिक तैयार हो जाएगा, उसके आंसर ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, तो आपका हो गया कंप्लीट आंसर। समझ रहे हो बात को। चाहे आपके जो पीछे की साइड में जो आपके लॉन्ग मतलब 3 जो, जैसे मैंने सैंपल पेपर में आपको बताया कि 3 जो केस बेस्ड आएगा, उस केस बेस्ड के ऊपर भी आपने बहुत अच्छे से डील करना और केस बेस को बढ़िया से पढ़ना। अगर वो केस बेस सही से पढ़ लिए ना और एनसीईआरटी आपने सही से पढ़ ली, एनसीईआरटी से अगर आपने अच्छे तरीके से रीड ऑन किया कुछ इस तरीके का टॉपिक, तो आपके वहां पे एग्जाम के अंदर में जो केस बेस्ड आएगा वो 110% सही जाएगा आपके। वो गलत मत करना, क्योंकि आपके परसेंटेज और पासिंग में वो केस बेस्ड सबसे अहम भूमिका निभाने वाली है। समझ रहे हो बात को। तो अगला देखते हैं। एक ये पॉइंट समझ गए यहाँ पे। अगला पॉइंट आपके सामने ये है कि जो इसके अंदर में फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर में ये आ रहा है आपके कारण। अगला क्या रहा है यहाँ पे, कॉजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण क्या थे, तो आप लोग को 3 कारण याद रखना है। अगर मान लो छूटते बढ़ते अगर कोई क्वेश्चंस के अंदर में टॉपिक बन जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण क्या थे, व्हाट वर द कॉजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो आपको कुछ पहले पता होना चाहिए। मेन कॉजेस आपको पता होना चाहिए। जैसे सोशल कॉजेस हो गया, यहाँ पे पॉलिटिकल कॉजेस हो गया, एक आपके पास इकोनॉमिकल कॉजेस हो गया। ये आपके मेन हेडिंग होगा। क्या होगा, मेन हेडिंग। तो याद रखना जब आपके सामने क्वेश्चन दिख गया कि क्वेश्चन दिख गया यहाँ पे व्हाट वर द कॉजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके जैसे आंसर लिखोगे तो उसके अंदर पहला एक हेडिंग इसको एक्सप्लेन करोगे, या दूसरा इसको एक्सप्लेन करोगे, उसके अंदर में ये सारे सब पॉइंट्स लिख सकते हो। तो इस तरीके का आंसर राइटिंग करके आना, जब भी बेहतर नंबर मिलेगा। समझ गए भाई।
तो ये 5 थे, लेकिन आपको यहाँ पे 3 याद कर लो। समझिए भाई, ये अगला जो पॉइंट है, इनके अंदर से आपके क्या बनेंगे, अगर इन सब चीजों को पढ़ोगे तो आपके क्या बन जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इवेंट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में क्या क्या चीज था, जैसे 1774 में लुई 16 आ गया था, ये बारबोडन फैमिली का था, वो किंग था ऑफ फ्रांस का। द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, तो ये भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। द क्लर्जी एंड नोबिलिटी हैड द स्पेशल राइट्स, वहां क्लर्जी और नोबिलिटी होते थे, स्पेशल राइट्स होते थे। द थर्ड स्टेट्स फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज द अनप्रिविलेज्ड क्लासेस, मतलब कि उनके पास मतलब कि गरीब लोग रहते थे, अनप्रिविलेज्ड रहते थे, उनको कोई भी जन्म से ही कोई मतलब कि रूल नहीं होता था। ऑन 5 मई, यहाँ पे क्या ध्यान सुना, ऑन 5 मई 1789 लुई 16 कॉल्ड द टुगेदर द मीटिंग ऑफ ईस्ट जनरल इम्पोज द न्यू टैक्सेस, यहाँ पे न्यू टैक्सेस के लिए बुलाया गया। तो इस तरीके के पॉइंट आप अगर पढ़ के जाओगे तो आपके लिए क्या होगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा एमसीक्यू के लिए, प्लस में जब आप आंसर राइटिंग करोगे, क्योंकि आपको पूरे चैप्टर का एक समरी पता चल जाता है। मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट यहाँ डिमांडेड 1 पर्सन 1 वोट, तो आपको यहाँ पे अगर एक नंबर में अगर सपोज करो आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको ये सारा पॉइंट पता होना चाहिए कि मेरे भाई अगर इस तरीके का पॉइंट आपने सैंपल पेपर में देखा, बहुत आसानी से मिल गया सैंपल पेपर में, क्या कि मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड 1 पर्सन 1 वोट। तो अगर मान लो आपके असेशन रीजन में आ जाता है, क्या वहां पे थर्ड स्टेट वाले ने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जो थर्ड स्टेट था, क्या उन्होंने 1 वोट 1 पर्सन की बात की थी, तो आप लोग को क्या होगा, वो असेशन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको इस तरीके का सोचना है, क्योंकि एग्जामिनर का सोचने का तरीका बदल गया। आपने इंग्लिश का पेपर देख लिया हो, आपने साइंस का पेपर देख लिया है, तो ये कंडीशन याद रखो। और मैथ्स में तो बहुत बड़ा बवंडर होने वाला है, बट टेंशन मत लेना, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट अपना समझो। किंग रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ द थर्ड स्टेट का किंग डिमांड रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरीके की चीजें देखोगे। जून 1789 एंड असेंबल द हॉल ऑफ एंड द इंडोर टेनिस कोर्ट एंड द ग्राउंड ऑफ द वार्सले एंड द डिक्लेयर द देमसेल्फ एज अ नेशन असेंबली। तो आपको पता चल जाएगा एक नंबर के लिए कि ये जो नेशनल असेंबली कब मतलब डिक्लेयर किया गया, ये 1789 को। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। जब ये सारी चीजें पता हो जाएगी तो भाई आप बढ़िया से पेपर में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ये भी पॉइंट आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से याद रखना है। समझ रहे बात को। तो चलो भाई अब अगला देखते हैं, जो आपके मेन पॉइंट आते हैं वहां पे देखते क्या क्या। ये एक्टिव सिटीजन में कौन कौन था, जिसके एज था 25 से अबव था, ओनली मैन था, वीमेन था, ये सारे मेन पॉइंट्स हैं। समझ लो बात को यहाँ पे। और ये सारी चीजों को आप देख के जाना। जैसे जोकोबिन क्लब का कौन था, तो आपको 1792 में जोकोबिन क्लब्स को लाया गया था, जो कि इंप्रेस रॉयल फैमिली के थे। 21 सितंबर 1799 को यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था फ्रांस एज अ रिपब्लिक। तो यहाँ से ये भी कभी कभी मान लो एमसीक्यू में आ जाएगा कि ये अगर कंप्लीट डेट के साथ आ जाए तो ये भी पॉइंट आप याद रखना कि यहाँ पे 21 सितंबर 1719 को क्या होता, फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया था। ये भी पॉइंट होना चाहिए। लुई 16 जो था सेंड करता डेट ऑफ चार्ज यहाँ पे किसका, ट्रेशंस एंड द वाज पब्लिकली एक्सिक्यूटेड 21 1793। तो ये इसको छोड़ दो। ये रीजन ऑफ टेरर, ये भी पॉइंट याद रखना, आपके कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है। क्यों, देखो हिस्ट्री में आपके एक ही चैप्टर आ रहे सही से, तो यहाँ से आपके बहुत सारी चीजें पूछे जा सकते हैं। तो इन सब चीजों को आपको भैया बढ़िया तरीके से याद रखना है, वरना भाई दिक्कत हो जाएगी। और एमसीक्यू के लिए आपको कुछ इस तरह का भी चीजों को याद रखना है। यहाँ पे द फर्स्ट काउंसिल एंड द लेटर क्राउडेड हिमसेल्फ ई एम्परर ऑफ फ्रांस 1804। तो ये भी पॉइंट याद रखना, कभी कभी एमसीक्यू में इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। द यूरोपियन द एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804 क्या था यहाँ पे, तो कब किया गया था, 1804 में। और नेपोलियन जो था यहाँ पे डिफीटेड द बैटल ऑफ वाटरलू कब हारा था, यहाँ पे 1815 में। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। द लेगेसी ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी दैट द इमर्ज आउट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशंस में रिमेन द इंस्पायरिंग द आइडियाज ऑफ फॉलोइंग वर्ल्ड। ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये सब आप मेन पॉइंट में लिख के आप आओगे तो अगला जो पॉइंट आपके बनेंगे इंपॉर्टेंट जब ये देखो, स्लेवरी वाज फाइनली एबोलिश्ड 1848। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो फ्रांस के अंदर में कॉलोनिज्म के अंदर में स्लेवरी जो है कब खत्म किया गया, तो ये पॉइंट याद रखना 1848 में। समझियो भाई यहाँ पे। जब अगला पॉइंट आता है वीमेन फॉट ऑन वे गेट टू राइट ऑफ वोट 1946 इन फ्रांस। तो कभी कभी ये भी एमसीक्यू में बन जाएगा कि फ्रांस के अंदर में महिलाओं ने अपने वोट के लिए कब लड़ना शुरू किया, तो 1946 में। तो ये सारे क्वेश्चंस आप दिमाग से सुनो, आपके वन शॉट इस वीडियो में आपके पूरी भैया हिस्ट्री का कंप्लीट कहानी खत्म कर दूंगे मेरे भाई। बस आप समझते जाओ क्या क्या चीज है। आगे यहाँ से देखो, ये आपके मैप आ जाएंगे। मैप के अंदर में ये सारे क्वेश्चन आपके सामने। अब देखो एमसीक्यू में अगर इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हो। ये एमसीक्यू में ज्यादा करवा नहीं रहा, बस आपको ये देखना है हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था उस टाइम कौन था वहां का, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे लुई 14 था या 16 था या 15 था या यहाँ पे 13 था। तो आप लोग मुझे इसका अभी कमेंट करके बताओ। जितने भी हमारे सीएस नहीं है यहाँ तक अगर आप देखे हो, समझ गए हो, तो प्लीज यार आप लोग एक बार कमेंट करके बताना। ठीक भाई, गर्मी बहुत हो रही भाई, आपको बताएं। तो यहाँ पे एक बार आप मुझे बताना कौन सा आंसर सही है। ठीक है भाई, अगला चलते हैं यहाँ पे।
और ये जो है आपके सैंपल पेपर में आता था कि हु डू रोट द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, किसने लिखा था? ये लिखा था आपके यहाँ पे रोसे ने। किसने भाई? रोसे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा था मुझे। और वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? अभी आपको मैंने बताया कि बैटल ऑफ वाटरलू आपने देखा कि कब हुआ था। चलो मैं आपके पास दो ऑप्शन कैंसिल कर देता हूँ, सी और डी में से आप लोग मुझे बताओ क्या होगा। और टैक्स डायरेक्टली पे किया जाता था, टाइले था या टाइड था, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, या दोनों था। तो ये सारी चीजें हो गई। और एक पॉइंट याद रखना, यहाँ पे जब यहाँ पे आ जाओगे तो आपके पास में कुछ कभी भी कि व्हाट इज द पिक्चर सिंबलाइज, क्या कर रहा था? सिंबलाइज ये पिक्चर क्या कर रहा था? कभी कभी ये पिक्चर भी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये फ्रीडम को दिखा रहा था। तो ये भी पॉइंट आपको समझ आना चाहिए। ये पॉइंट समझ गए? अगला देखो भाई, ये आपके अर्सेसन रीजन आएगा, जो अभी आपने, अब देखो अर्सेसन रीजन के लिए मैंने क्या बोला था? मैंने आपको बोला, जो अभी मैंने आपको पीछे बताया कि भाई अगर आपने वो स्टेटमेंट पढ़ लिया तो आपका अर्सेसन रीजन भी सही होगा। अब देखो भाई, इन्होंने अर्सेसन रीजन में दे दिया। बाय गॉड, मैंने ये चीज नहीं देखी थी। देखो अर्सेसन में क्या कह रहा है? इट वाज द फाइनली 1946 दैट वीमेन इन द फ्रांस वॉन द राइट फॉर वोट। क्या वहां पे महिलाओं ने अपने वोट के लिए लड़ना शुरू किया? द एग्जांपल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन वाज द केप्ट अलाइव एंड द इंस्पायरिंग बाय मेमोरी। तो अब ये देखो, यहां से आपको समझ आना चाहिए कि अर्सेसन सही है, रीजन सही है। आप लोग को इस तरीके से काम करना पड़ेगा, जब भी आप अच्छे लेवल पे काम कर पाओगे। ठीक भाई, इस तरीके की सारी चीजें आ जाएगी। मैं आपको आगे बताता हूं। यहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाता है। तो अगला कंडीशन, यहां से आपको क्या करना है? पूरा फोकस रखना है और चीजों को समझना है और इस तरीके के क्वेश्चन लिख के आना है, जो मैं अभी ऊपर डिस्कस किया वो और जो मैं अभी आपको बता रहा हूं वो। देखो भाई, यहां पे क्वेश्चन है कि सबसे पहले यहां पे 3 मार्क के क्वेश्चन है, और वैसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे नहीं। सबसे पहले अपना थर्ड स्टेट के बारे में आप अच्छे तरीके से 5 से 10 पॉइंट बना के लिख लो। क्या बोला भाई? 10 लाइन अच्छे तरीके से बना के लिख लो, किसके? थर्ड स्टेट के बारे में, समझ गए? उसके बाद में यहां पे 4 अगस्त 1789 को ये नेशनल असेंबली इन फ्रांस है। अब ये वाला टॉपिक आप कवर करके रखो, नेशनल असेंबली का ये पॉइंट समझ गए। यहां पे अगला, यहां पे डिस्क्राइब द राइज ऑफ द जैकोबिन क्लब, तो ये भी पॉइंट आप याद करके रखना। लेकिन ज्यादा आप मतलब क्या कहते हैं, इतना सीरियस लेके मत चलना, बस आपको टॉपिक याद होना चाहिए। क्वेश्चंस मैंने क्या बोला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ नहीं होगा, बस आपके टॉपिक पता होना चाहिए। ये पॉइंट समझ गए मेरे भाई? अब आगे देखते हैं जो भी पॉइंट यहाँ पीछे क्या पॉइंट है। अगला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी तक का लग रहा है कि व्हाट इज द सब्सटेंस इज द क्राइसिस ऑफ फ्रांस। आप जानते हो फ्रांस के अंदर में ऐसा क्राइसिस आने का क्या कारण था जिसकी वजह से यहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। कह रहा व्हिच राइट वर्ड द डिस्क्राइब द नेचुरल एंड द इंडिक। हटाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं, राइट्स का वो ऊपर वाले क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं और इस तरीके का आपके सैंपल पेपर में भी क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो भैया इस तरह के क्वेश्चंस को मिस मत करना। फ्रेंच रेवोल्यूशन डिड नॉट फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एक्सप्लेन योर आंसर विद सुटेबल आर्गुमेंट। आर्गुमेंट कुछ नहीं, बस ये टॉपिक को आपको कवर करना है, इतना पॉइंट समझ आ जाएगा। ये है आपके केस बेस्ड। तो आपको क्या बोला मैंने, ये जो केस बेस्ड आएंगे, देखो इस बार से केस बेस्ड का कहानी है कि आप चैप्टर पढ़ के जाओगे, जब भी चैप्टर से रिलेटेड केस बेस्ड आएगा तो वहां पे मिस्टेक मत करना केस बेस्ड में, समझ गए? तो भैया ये देखो इस तरह केस बेस्ड है, ये आपके पास यहां से सारी चीजें समझ आ जाएगी, समझ गए भैया? अब देखो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे, तो ये केस बेस्ड आपको समझ आना चाहिए। और ये क्वेश्चंस जो भी चीज है, मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस बताया, इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से करो, जो भी चीजें बताई और ऊपर जितने भी मैंने स्टेटमेंट बताए, जो भी मैंने अभी तक आपको इस चैप्टर के अंदर में जो मैंने आपको कीवर्ड्स बताए, कीवर्ड्स इन द सेंस जो हेडिंग बताया, कौन कौन से चीजों को कवर करना है वो चीज कर लेना। और जो यहां से क्वेश्चंस आपको बता दिए उस तरह के क्वेश्चन तैयार कर लेना। आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में यहां से क्वेश्चंस बनेंगे, बस इन सब पॉइंट को तैयार करके जाना। भाई ने क्या क्या चीजें बोली थी, बस इतना पॉइंट तैयार करके जाना। ये आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन का चैप्टर होता है। अब अगला देखते हैं भाई, ये जो है आपके ज्योग्राफी के, जो कि आपके 3 चैप्टर ज्योग्राफी में आ रहे हैं, जिसमें कि आपके पास पहला है यहाँ पे ये इंडिया साइज एंड लोकेशन। यहां से आपके भाई देखो सबसे पहले तो आपके यहाँ पे एमसीक्यू बनेगा, तो आपके पास ये पॉइंट पता होना चाहिए कि इंडिया का जो यहाँ पे आपके 1 नंबर में पूछ देगा, तो भैया ये पॉइंट होना चाहिए। और पिछली बार जो है आपके यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना कि इन सबको याद रख लेना, इंडिया का असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी लगाने के लिए आ सकता है लार्जर वाला, तो ये भी पॉइंट आप याद रखना, असेंडिंग डिसेंडिंग भी आ जाता है। और उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आती है कि कभी कभी अर्सेसन रीजन हो या कभी मैप हो, तो आपके पास ये वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए क्या है। और अभी जो लास्ट ईयर जो पूछा था यहाँ पे कोस्टल एरिया का पूछा था, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो ये यहाँ से कर लेना, इसमें ज्यादा कोई लफड़ा नहीं है। और खास करके ये सारे पॉइंट्स तो हो ही जाएंगे आपके, बस उसके बाद कुछ नहीं। अभी आपने देखा इस तरह के क्वेश्चंस, इस वाले चैप्टर से आपके क्वेश्चंस क्या पूछे थे, जो एक आपने सैंपल में मेरा फ्रेंड कौन सा इंडिया में रहता है और कौन सा हमारे पड़ोसी देश नहीं है, इस तरह के सैंपल पेपर में क्वेश्चन था, तो वो सारे आपके यहाँ से आ जाएगा। और उसके बाद में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है द इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका को कौन जोड़ता है, या पाक स्टेट जोड़ता है, तो ये भी पॉइंट पता होना चाहिए कि पाक स्टेट जोड़ता है। द लाइन विच डिवाइडेड द इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, तो आपको पता होना चाहिए 2 इक्वल पार्ट्स
पार्ट्स में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23 1.5 भी होता है, कभी कभी इस तरीके से भी हो जाए तो आप लोग टेंशन मत लेना, ठीक है। 23 1.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है भाई। ये पॉइंट समझ गए, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद में आ जाता है यहाँ पे लेंथ दिखा रहा है नॉर्थ टू साउथ, ये पॉइंट पता है, ये 23 19, ये पॉइंट पता होना चाहिए आपको। ये इंडियन ओशन, अब यहाँ पे देखते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चंस क्या बन सकता है, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। आपने ऊपर अभी जो देखा, आपने एक नंबर के क्वेश्चंस में देखो, विच लैटिट्यूड लाइन डिवाइड आवर कंट्री इन 2 इक्वल पार्ट्स, हमारे 2 इक्वल पार्ट्स में भारत को कौन डिवाइड करता है। अभी मैंने आपको बताया ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था जो कि नॉर्थ डिग्री मतलब कि यहाँ पे 23 1.5 नॉर्थ में आपको डिवाइड करता है। ये सब पॉइंट है। यहाँ पे आपको देखो एमसीक्यू आ जाएगा यहाँ पे, तो ये सारे पॉइंट समझ आना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, मतलब कि इनके अंदर में से कभी भी ना, ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट करो इसके अंदर में, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है इनमें कौन से राज्य से पास नहीं होता है, तो मेरे भाई आपको पता चाहिए ये गोवा आंसर होगा इसका। समझ गए भाई। यहाँ पे लैंडमास आपको पूछा, लैंडमास इंडिया का कितना है, तो अभी आपने ऊपर देखा लैंडमास का। इस तरीके का क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आते हैं। कभी कभी तो भाई डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितने वर्ल्ड का, तो आपको 2.4 पता होना चाहिए। ये आपको कितने पोजीशन पे, हम भाई यहाँ पे 7 पोजीशन पे है। इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है, अभी ऊपर देखा आपने कि हमारे भारत जो है कितनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। और उसके बाद में इंडियन स्टैंडर्ड समय, ये आपके भाई लास्ट ईयर जो आपके 2023 वाले बच्चों का फाइनल हुआ था, वहां पे एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इवन ज्योग्राफी से ज्यादातर देखा जाए तो ज्योग्राफी से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू में चले जाते हैं, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा होता है इसके अंदर में। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए भारत की जो स्टैंडर्ड मेडियन टाइम है ये कितना है, ये आपके पास भाई इसका आंसर हो जाएगा 82, यहाँ होगा 82, यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे 82 डिग्री 1.5 ऑफ ईस्ट। ये भी पॉइंट आपको याद रखना। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ईस्ट और वेस्ट में बहुत दिक्कत कर देते हैं। ये जो एग्जामिनर्स होते हैं भाई बहुत ज्यादा तेज होते हैं, समझ लो, जितना हम सोच नहीं सकते उससे आगे सोचता है। बस देखो क्या है 82 1.5 30 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे भी 82, बस ईस्ट वेस्ट का फर्क दे रखा है। बच्चा तो सिर्फ पता उसे 82 लगाना है, भाई लगा दिया किसी पे भी। तो इस पॉइंट को आप गौर करना, वहां पे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिंगल वीडियो आपको पूरा एसएसटी को निचोड़ सकता है। समझ लो बात को। बस ये मत कहना कि ये क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन नहीं आया। जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, टाइटल बता रहा हूँ, क्वेश्चंस के साथ वो करके जाना। आप देखना एक एक पेपर मिलेगा। हाँ, लास्ट में जो 3 के बारे में पता चल गया कि क्या मिस्टेक होती है। उसके बाद में ये आ गया स्टैंडर्ड मेडियन इन पासेस थ्रू, कहां से पास होती है, तो ये आपको होता है यूपी के अंदर मिर्जापुर है, इलाहाबाद, वहां से पास होती है। तो इस तरीके का पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि एमसीक्यू में बन जाए, तो भाई ये ऐसा भी बन सकता है। उसके बाद पाक स्टेट किस किस को डिवाइड करता है, इंडिया और श्रीलंका। ये भी पॉइंट आपको याद रखना। अगर एमसीक्यू बनता है तो इस तरीके का एमसीक्यू बन जाएगा। और मेरे भाई अब आगे बड़े क्वेश्चंस में देख लो कि बड़ा क्वेश्चंस कैसे है और किस तरीके का क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे भाई इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जो पॉइंट आपको बता रहा हूं उस तरीके का चीजें एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। उसके बाद देखो यहाँ पे जब सारी चीजें हो जाती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रह जाता है, यहाँ पे मेंशन इंडियन स्टेट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। ये तो अभी आपने देख लिया। उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला रखो कि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकते हैं, क्योंकि अभी जितने भी प्राइवेट स्कूल के क्वेश्चंस पेपर देखे मैंने, पेपर हो गए उनके ऑलमोस्ट, वहां पे ये क्वेश्चंस आया है कि व्हाई इज देयर अ डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स इन सनराइज इन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में सबसे बढ़िया व्हाई डज इंडिया नीड अ स्टैंडर्ड टाइम। ये भी पॉइंट मेरे भाई आप एनसीईआरटी के अंदर में अगर आप ढूंढोगे तो इसके सारे आंसर मिल जाएंगे। अभी मैं आपको इसलिए क्वेश्चन बता रहा हूं कि भैया फाइनल में मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, टेंशन मतलब आंसर के साथ लगवा दूंगा, पर लेकिन अभी आप ये सारी चीजें करके चलो। ये आपके केस बेस्ड है और केस बेस्ड आपको पता है कि ज्यादा टेंशनबाजी लेनी नहीं है, केस बेस्ड आपको। तो देखो भाई अगला जो है, अगला आपका ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर है जो कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है। आपको पता होना चाहिए ये चैप्टर इतना बढ़िया है ना, इस चैप्टर से फिजिकल और फीचर्स वाले चैप्टर से आपके 3 नंबर के एक क्वेश्चन जरूर बनेंगे। जो पहला निकला आपके पास द शेप एंड साइज वाला, वहां से एक 3 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे और मैंने आपको क्वेश्चंस बताया उसी तरह के क्वेश्चंस आप करो। और यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे द नॉर्दर्न माउंटेन या नॉर्थ माउंटेन प्लेन होता है, प्लेटीज होता है, डेजर्ट होता है, प्लेन होता है, यहाँ पे आइस आइलैंड होता है। ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब भाई मैप जो है मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं, तो वो भी पॉइंट आप लोग जरूर कर लेना। मैप आप सर्च करना, मैप में सारे पिछले सेशन में करवाए तो वो मैप अभी भी आपके काम आएंगे। तो ये सारे कर लेना। और एक पॉइंट यहां से याद रखना कि बहुत बार फेवरेट क्वेश्चन रहा है यहाँ पे सीबीएसई का, यंग फॉल माउंटेन किसको कहते हैं। तो माउंटेन जो हमारा जो माउंटेन है वो कैसा है, यंग फोल्ड माउंटेन है। तो कभी कभी उसको कुछ मत करना, जब यहाँ पे यंग फोल्ड माउंटेन आए तो ये भी पॉइंट याद रखना। ये आपका पॉइंट यहाँ से 1 नंबर एमसीक्यू में बन जाएगा। समझे भाई, ये ग्रेट इनर हिमालय के बारे में बता रहा है। आप यहाँ से एक डायग्राम
देख लो, इसके बारे में बहुत तगड़े तरीके से सारी चीजें पता चल जाएगी, कहां से कौन सा लेंथ निकलता है। और आप जब यहाँ पे आंसर लिखोगे, जब अपना आंसर लिखोगे तो आंसर राइटिंग के अंदर में मैप का यूज जरूर करना, बढ़िया तरीके से थोड़ा सा रफली डायग्राम बना कर देख लेना किस तरीके से बनाया जा रहा है। और ये आपको पता चले जो कश्मीर है ये ऊपर जो है काराकोरम है, बीच में लद्दाख है, ये जास्कर है, ये जो ऊपर वाला इस साइड है जो उसके ऊपर में ये हिमाद्री रेंज है, बीच में हिमालय है, और ये वाला साइड में शिवालिक है। ये सारे पता होना चाहिए। जैसे भी चीज है इसको तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज्यादा नहीं करोगे, लेकिन ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए रफली बनाने के लिए। ठीक भाई, ये पॉइंट समझ गए। तो यहाँ से देखो नेपाल हिमालय, तो यहाँ पे जो है ना इस वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे आपके ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ज्योग्राफी से, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन में भी क्या था, यहाँ पे पंजाब हिमालयस या कुमाऊं हिमालयस और नेपाल हिमालयस और असम हिमालयस और यहाँ पे पूर्वांचल हिमालयस। तो यहाँ से आप इस पॉइंट को याद रखो, इनके लोकेशन को जरूर याद रखो। लोकेशन आ सकता है, सपोज कोई मिड टर्म में नहीं आए तो मेरे भाई आपके फाइनल में जरूर आएगा। हमेशा देखा गया ये सारे क्वेश्चन फाइनल में तो एक ना एक क्वेश्चन जरूर बन जाता किसी न किसी सेट में। तो ये भी पॉइंट आप याद रखो, इससे अभी से सारी चीजें करके चलो कहां से क्या बनता है, समझे मेरे भाई। तो अब देखो यहां से आपके सारी चीजें आ जाएगी। और ये जो पॉइंट है आपके एमसीक्यू लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे आपने देखा पंजाब हिमालय क्या बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर के बीच में है, कुमाऊं हिमालय किसके है, या सतलज और काली रिवर के बीच में है, नेपाल हिमालय किसमें, काली और तीस्ता रिवर के बीच में है, असम हिमालय का है तीस्ता और दियांग के बीच में है, अब पूर्वांचल हिमालय किसके पास है, एक्सटेंड अलोंग विद द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द इंडिया। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अगर आपने ये याद किया, ये ऑलमोस्ट समझो आप आंसर राइटिंग भी अच्छा कर सकते हो और साथ साथ में एमसीक्यू और सेशन रीजन सब सही हो सकता है। मतलब कि एक बार का दवा है 100 जगह काम आने वाली है। ये आप देख सकते हो यहाँ, ये प्लेन जो पंजाब प्लेन है, ये पंजाब प्लेन वाला एरिया है, ये गंगा प्लेन है, ये ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ये आपको पता होना चाहिए। ये नॉर्दर्न प्लेन की बात कर रहा है। ठीक भाई, मैं इसलिए आपको सारी चीजें बता रहा हूँ जिससे कि आप एक ही बार में टेंशन खत्म कर लो और आप एक सिंगल वीडियो से आप पूरा एसएसटी कर जाओ। यही मेरा मकसद है, क्योंकि भाई आपको ज्यादा समय इधर उधर वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर देख सकते हो जितने भी है, द प्लेन इज फ्रॉम द एलुवियल सोइल एंड इट्स एग्रीकल्चर इज अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये भी पॉइंट याद रखना, जो प्लेन होता है कैसा मट्टी ढूंढता है, ये एलुवियल सोइल को फॉर्म करता है। ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। जो नॉर्दर्न प्लेन है वो 3 सेक्शन में बटे हुए हैं, कौन सा, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ये ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ये पॉइंट आप करके जाना 3 नंबर के लिए कि नॉर्दर्न प्लेन जो बॉर्डर है डिवाइड कर रहा है 3 सेक्शन में, कौन कौन सा, तो पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। और इसको लिखने के बाद, बढ़िया से लिखने के बाद अपना मैप के थ्रू जरूर बता देना, आपके आंसर में 4 चांद लग सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा मेरे भाई, समझे। तो ये सारे पॉइंट हैं जो कि ज्योग्राफी में आपको करना चाहिए। उसके बाद में आपको रिलीफ होता ये भांगर। यहां से देखो एक पॉइंट यहां पे ना, एक लास्ट ईयर मैंने देखा कुछ क्वेश्चंस देखे थे, टू बी ऑनेस्टली बता रहा हूं, आपको पता है भाई कि ऑफलाइन का अपने पास बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, आप टेंशन मत लो। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हो बट कभी कभी नहीं आता है। बट यहां पे आपको क्या है करके जाना मेरे भाई। देखो कौन सा, एक तो आपके पास भांगर और आपके पास यहाँ भांगर और खादर, इनके बीच में डिफरेंशिएट। कभी कभी भांगर और भाबर और खादर और भांगर, इनके बीचों में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। और तराई जो है ये तराई रीजन पूछा जाता है, तराई रीजन क्या होता है। तो ये पॉइंट याद रखना, तराई रीजन के बारे में क्या होता है, समझे मेरे भाई। तो यहां से इस पॉइंट को भी अच्छे से कर लो, क्योंकि देखो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपके ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट होता है लोकेशन, लोकेशन के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक, क्योंकि इससे क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं। मैं पहले कह रहा हूं, जब आप लोग पेपर देखाओगे आपको लगेगा ब्लैंक हो गया, बट आप लोग पीछे से स्टार्ट करना और देखना वहां पे जो 3 केस बेस्ड होगा उसको शिद्दत से कर देना। जो मैप वाली वीडियोस देख लोगे आप, उसके बाद में वही छाप देना बस पेपर में जाके, समझ रहे हो बात को। तो बस इतना करके आना, पेपर बहुत खतरनाक जाएगा। ये आपके पेनिनसुलर प्लेट है, जो कि मालवा प्लेटू, ये छोटा नागपुर, ये डेक्कन प्लेटू, आपको यहां से सारी चीजें पता चलेगा। ये इंडियन डेजर्ट की बात करें, यहां पे सबसे बड़ा डेजर्ट आपको होता है कि ये सारे पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद में आपके पास जो है यहाँ कोस्टल प्लेन आएगा, और कोस्टल प्लेन आपके यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, ये जो कोस्टल प्लेन से आपके क्या करते हैं, डिफरेंशिएट मिलता है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न, यहाँ पे ये भी आ सकता है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना, ईस्टर्न घाट या वेस्टर्न घाट में आपके डिफरेंशिएट भी आता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना। और खास करके जो है आपके पास में कि जो ये वेस्टर्न कोस्टल है, जो वेस्टर्न कोस्टल है, ये पॉइंट याद रखना, ये जो होता है द ईस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी के बीच में लोकेटेड है, बिटवीन में है। तो कभी कभी ये भी पॉइंट याद रखना। और जो आपके सैंपल पेपर में आपने देखा कि ये जो था यहाँ पे मालाबार कोस्ट, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। तो मालाबार कोस्ट यही था। और आपके जो सैंपल पेपर में पिछले साल जो सैंपल पेपर आए थे, यही सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए, मतलब बीच बीच से क्वेश्चन पूछा है। जब आपने एनसीईआरटी थ्रोली रीड नहीं की है तो भाई कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपको बहुत पहले अलर्ट कर दिया कि एनसीईआरटी थ्रोली रीड करो, और जो जो चीजें आपको पॉइंट बता दिया जा रहा है आप ये करके चले जाओ, आप वहां पे एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर नहीं भी आता यार, मिड टर्म में धक्का दो इसको, फाइनल में तो भाई पूरी आग लगेगी। ये पॉइंट याद रखना। यहाँ पे कोरोमंडल तट हो गया या चिल्का लेक हो गया, ये सारे पॉइंट याद रखना। चिल्का लेक हो गया, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया का, ये भी पॉइंट होता है कहां पे, उड़ीसा
उड़ीसा के अंदर में, तो ये पॉइंट होना। द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मेक द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली, तो ये सभी पॉइंट आपके अर्सेसन रीजन में पूछा जाएगा। तो ये सारे पॉइंट को क्या करना है, आपको टू द पॉइंट याद रखना, और यही आपके डिफरेंशिएट बिटवीन आ जाएंगे। ये जो है आपका ईस्टर्न घाट और ये वेस्टर्न घाट में आपको क्या है, डिफरेंशिएट पता होना चाहिए। और कभी कभी ये भी पूछ देता है ईस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, ये महेंद्रगिरी है, जिसकी मीटर 1501 मतलब कि 1501, और यहाँ पे है अनाईमुदी जो कि 2695 किलोमीटर है। तो ये आपको क्वेश्चन तैयार करके जाना है, भले पेपर में आए ना है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस क्लास के बाद ना आप एसएसटी के अंदर ना किसी भी भिड़ सकते हो कि थोड़ा आपके पास 70% नॉलेज हो जाएगा। रिमाइंड करके देखना, बस यही है। अगर टाइम मिले ना, बस इसको 2 बार 2x पे करके एक बार और देख लेना, भाई पूरा सेट हो जाएगा ये। तो यही पॉइंट है जो आपको मैं बताना चाहता था। ये आपके पास आइसलैंड है, खत्म करो इसको। लक्षद्वीप आपको होता है अंडमान निकोबार, यहाँ से कभी कभी पूछ देता है। अगर अंडमान निकोबार को अगर बोलेगा कौन सा जो है मतलब कि चैनल डिवाइड करता है, 10 डिग्री चैनल डिवाइड करता है, एमसीक्यू में आ जाए तो आप देख लेना। इसमें तो वैसे दिया नहीं है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आपके पास मैप मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो आप वहां से कर सकते हो। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस है जो कि अभी आपके भावर के बारे में, अंडरस्टैंड तराई, तो तराई वाले रीजन को आप पता कर लेना क्या था, अंडरस्टैंड बाय तराई, इसका डेफिनेशन आप लोग कर लेना एक बार। फिर यहाँ पे विच लेक इज लोकेटेड, अभी आपने पढ़ा कि जो चिल्का लेक है कौन से स्टेट में लोकेटेड है। आप लोग कमेंट करके बताओ किस लेक के अंदर में चिल्का लोकेटेड है। अभी आपने क्या पता फिर पेपर में वहां पे फंस जाए। तो भाई इस तरह की कहानी आप यहां से तो कर ही लोगे। मैं आपको बड़े क्वेश्चन से एक बार मैं करवा देता हूं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन मैं आपको इसलिए इसके अंदर में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूं मेरे भाई, क्योंकि जिस तरीके से आपके पास इस बार जो थोड़ा सा इंग्लिश में कहानी गड़बड़ कर दी ना, देखो साइंस में तो आपको पता है कि भाई सारा एक्सपेक्टेड पेपर था, वही सारी चीजें, लेकिन जो इंग्लिश में इन्होंने गड़बड़ की वो आपके एसएसटी में ना आ जाए, भाई दिक्कत हो सकती है। ठीक है, समझ रहे बात को। तो आप पॉइंट, अगला पॉइंट ध्यान रखो क्या है यहाँ पे। सबसे पहले कि द मेंशन द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस इन द इंडिया विद देयर हाईएस्ट, मतलब हाइट के साथ आप लिख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि 3 फीचर्स ऑफ द शिवालिक, तो शिवालिक के 3 फीचर्स आप बढ़िया तरीके से कर लो, बढ़िया तरीके से मतलब अच्छे से लिख लो। उसके बाद हाउ मेनी सेक्शन आर द नॉर्दर्न प्लेन ब्रॉडली डिवाइडेड, एक ये क्वेश्चन कर लो, देख लो क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। उसके बाद में फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, ये पता चल गया आपको। ये फीचर्स ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यूज, पेनिसुलर प्लेट्यू के भी फीचर्स आप करके चलो। और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट करके चलो। यहां तक अगर आप कर लेते हो, कोस्टल प्लेन, ये तो डिफरेंशिएट देखो मे भी ये आपके पास ना, ये जो डिफरेंशिएट बिटवीन है ये कोस्टल प्लेन वाला अगर हो सकता है तो ये इवनिंग शिफ्ट में आ सकता है। अगर आप देखो आना हुआ तो किसी में भी आ सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है अगर ये सारे क्वेश्चन अगर आप अभी तैयार कर लेते हो तो भैया आपको ज्योग्राफी के अंदर में कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। बस इन सब क्वेश्चंस को बढ़िया करो और टॉपिक जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया है वो जरूर करना, बस इतना सफिशिएंट है आपके लिए। समझ गए ना भैया? अगर यहां तक आपको समझ आ रहा है ना तो भैया लाइक कर देना जरूर प्लीज यार, भाई बहुत मेहनत लगता है, आप विश्वास नहीं करोगे भाई, बहुत हालत टाइट हो जाती है। बट मैं एक ही चीज है, जितना मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया, मैंने कहा हमेशा आपको जितना आपने ऑफलाइन में नहीं पढ़ी होगी ना, इतनी प्रॉमिस है भाई। हमारे तो जितने शेयर से नहीं, हम तो भाई सबको इक्वल ट्रीट करते हैं, बट मैं जितने भी हमारे ऑनलाइन के शेयर से नहीं हो जो कि अनपेड में पढ़ रहे हैं, अभी आप लोग यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, आप लोग के लिए भाई मैं हमेशा उसी डेडिकेशन के साथ खड़ा रहता हूं जितने डेडिकेशन से मैं ऑफलाइन में रहता हूं। तो सभी को भाई आप लोग को बस एक ही चीज करना है, अगर यहां तक अगर आप आके लाइक नहीं किया ना तो भाई प्लीज कर देना, एक कमेंट जरूर करना, बस यही चाहिए आप लोग से। एसएसटी भी पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बस आगे सुनते जाओ क्या क्या कहानी इसमें बची हुई है। ठीक भाई, तो ये क्वेश्चन हो गए आपके पास। उसके बाद में अब देखते हैं कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन आ जाता है तो आप यहां से सारी चीजों को कर लेना बढ़िया तरीके से। ये आपके केस बेस्ड आ जाएगा, और केस बेस्ड देखो अगर आपके एसएसटी के अंदर में अगर ज्योग्राफी का केस बेस्ड बनता है तो वो आपके मे बी फिजिकल फीचर्स से ही केस बेस्ड बनेगा, तो फिजिकल फीचर्स का टॉपिक आप जरूर पढ़ के जाना। समझ गए भाई? तो ये सारे आपके यहां से हो जाएंगे। उसके बाद आपका लास्ट एक टॉपिक आता है यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम। कौन सा आता है? एक ये ड्रेनेज सिस्टम आता है, और ड्रेनेज सिस्टम आपको पता है ये आपके ज्योग्राफी का लास्ट होता है। तो ड्रेनेज सिस्टम में भी आपके एमसीक्यू बनेंगे, और ड्रेनेज सिस्टम का ना आपके एमसीक्यू जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप कमेंट सेक्शन के अंदर पिन होगा, आप वहां से चेकआउट कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये देखो ड्रेनेज सिस्टम, प्रवाह तंत्र, यहां से आप देखना, और यहां से आपके एक बड़े क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो ये भी पॉइंट याद रखना। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन क्या? अमेजन रिवर है, ये भी पॉइंट आप याद रखना एमसीक्यू के लिए। और गंगा रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, तो गंगा रिवर जो है सबसे लार्जेस्ट बेसिन है कहां का? ये इंडिया का। समझ गए भाई यहाँ पे? तो अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ से जो बड़े बड़े पॉइंट्स है वो आपको यहाँ से आपके पास एक जो है 3 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन जरूर बनेगा, जो कि यहाँ पे इंडियन रिवर आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप। इंडियन रिवर जो है यहाँ पे आपके 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। 2 ग्रुप कौन सा? एक तो आपका पेनिसुलर, एक आपके हिमालयस। एक तो हिमालयस रिवर में, एक आपके पेनिसुलर रिवर में। अगर मैं अभी आपको ओरिजिनलिटी बताऊं तो अभी जो प्राइवेट स्कूल में जितने भी एग्जाम्स हुए उन एग्जाम्स में उन बच्चों के भाई हिमालयस रिवर से छोड़ के आपके पेनिसुलर रिवर में आया, और एक जो बच्चा है उसका यहाँ पे हिमालयस रिवर में आता। वो देखो मैं आपके पास क्या क्वेश्चन था वो भी पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ। देखो मेरे भाई ये जो पॉइंट है आपके सामने, ये पॉइंट आपको मतलब हिमालय रिवर्स के अंदर में आप कुछ मत करो, एक बार ना आप यहाँ पे गंगा रिवर या ब्रह्मपुत्र या यहाँ पे इंडस, इनको आप ना छोटे छोटे पॉइंट में एक बार आप शॉर्ट नोट बना लो। इनके शॉर्ट नोट अगर आप एक बार बना लेते हो ना, आपके
लॉन्ग टाइम के लिए हो जाएगा और ये शॉर्ट नोट आपके फाइनल में भी काम आएगा। तो ये भी पॉइंट को मत भूलना, क्योंकि अभी आपका एक इन्वेस्टमेंट आपको फाइनल में सबसे बेहतर नंबर दिला सकता है। अब पेनिनसुला रिवर के अंदर में जो यहाँ पे मोस्टली देखा गया, तो भाई यहाँ पे गोदावरी का पूछा गया या आपके यहाँ पे नर्मदा, तो इन नर्मदा और गोदावरी को एक बार कर लेना, वैसे करके सारी जाना, लेकिन आप लोग अगर दो पे सबसे ज्यादा वेटेज हो सकता है तो ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। हिमालय रिवर आपको यहाँ से पॉइंट बना लेना, और एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मे बी आपके एमसीक्यू में यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो एक पॉइंट याद रखना कि इंडस वाटर ट्रीटी था, ये कब हुआ था? 1960 में हुआ था, जो कि इंडिया जो करेगा यहाँ पे 20% वाटर यूज करेगा इंडस का, और 80% कौन करेगा? आप लोग मुझे बता दो एक बार कमेंट करके, ये कौन सा देश है कि जो 80% पानी यूज करने के लिए बात कर रहा था, और ये इस साइड आता है और 20% हम करेंगे, क्योंकि इससे जो एग्रीमेंट करा था ये वर्ल्ड बैंक ने करा था। किसने भाई? वर्ल्ड बैंक के थ्रू हुआ था। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन हिमालयस एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, तो मे बी ये ना आए, लेकिन इसके जो टाइप है वो टाइप जरूर कर लो जो अभी आपको ऊपर बताया। भाई देखो पेपर पता है सबसे आसान पेपर होती है, लेकिन आपको भाई लिखना आना चाहिए और आपको समझना आना चाहिए जो आपको मैं बता रहा हूँ। इतना करके चलो, आप ये सोचो एक दिन के अंदर में एसएसटी में पूरी आग लगा सकते हो, लेकिन इसके बाद इस वीडियो के बाद कंप्लीट आप ना बस एनसीईआरटी को 2 से 3 बार पढ़ लेना, 2 से 3 इन द सेंस लाइन को अच्छे से रिपीट कर लेना। ये हिमालय रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, यहां से अगर डिफरेंशिएट आ जाता है तो आप कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक भाई, यहाँ पे तो ये आपके ब्रह्मपुत्र रिवर जो है तो कहाँ पे? ये बांग्लादेश के अंदर में। एक एक पॉइंट को अगर देखोगे तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है आपको सांगपो कहते हैं, कहाँ पे? तिब्बत में। जम्मू यहाँ कह रहा है जमुना खाते, कहाँ पे? जमुना खा जाता है बांग्लादेश में। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जमुना जो ब्रह्मपुत्र को, जमुना जो है बांग्लादेश के अंदर में क्या, बांग्लादेश के अंदर जमुना कहा जाता है, और सांगपो जो है ये आपके कहां पे किया जाता है? ये सांगपो, ये जो भारत का ये वाला जो है तिब्बत, उस पे सांगपो कहा जाता है। ये देखना, ये भी पॉइंट आपको याद रखना। समझ गए भाई यहाँ पे? तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको एक एक नंबर, छोटी छोटी चीजें बहुत आगे लेके जा सकता है। तो ये भी पॉइंट आपको बहुत अच्छे लेवल पे याद रखना है मेरे भाई, समझ गए? और ये कह रहा है रिवर कावेरी मेक द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, मतलब आप देखो यहाँ पे ये इंडिया का कि जो रिवर कावेरी है ये सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती इंडिया के अंदर में, उसे कहते हैं शिव सुंदरम। कौन कहते हैं भाई? शिव सुंदरम कहते हैं। और ये आपके भाई एमसीक्यू हो या मे बी बड़े क्वेश्चन हो, तो बड़े क्वेश्चन के लिए नमामि गंगा प्रोग्राम के बारे में पूछा जा सकता है। ये आपके 2022 से 23 वाले क्वेश्चंस में दिखा था नमामि गंगा, तो ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना अगर इसके बारे में, तो क्या पता भैया आ जाए। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। ये जोग फॉल जो है इंडिया का, ये देखो इंडिया बिगेस्ट वाटरफॉल कौन सा है? जोग वाटरफॉल है या शरावती रिवर पे है जो कि कर्नाटक में है। तो ये भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना है। जो भी चीजें मैं आपको इतना बता रहा हूं मेरे भाई, आप करते जाओ। वन शॉट की बात है। यहाँ पे आपके पास कुछ ये लेक है जो आप देख सकते हो। यहाँ पे उड़ीसा के अंदर चिल्का लेक है, पुलिकेट आपके यहाँ पे क्या कहते हैं तमिलनाडु के पास हो गया। ये आपके पास बुल्लर, आप लोग मुझे कमेंट कर बताओ बुल्लर जो है ये आपके पास कौन से, अगर आपने समझ ही रहे हो तो बुल्लर लेक जो है कौन से स्टेट में, आपको दिखा दूं। स्टेट मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। सांभर आपको पता है ये कहाँ पे, ये राजस्थान, मतलब आरजे राजस्थान के अंदर में सांभर लेक है, ठीक है भाई। यहाँ पे पॉइंट समझ गए। ये मैं उसको जो क्वेश्चन बताऊंगा इन क्वेश्चन को एक बार आप बढ़िया से लिख लेना, जिससे कि आप बढ़िया लेवल पे आंसर राइटिंग कर पाओ। समझ रहे हो बात को भाई? ये अकेला वीडियो आपको पूरा रामबाण पूरा खत्म कर सकता है कहानी। तो ये भी पॉइंट आपको समझ आ जाना चाहिए। समझे भाई यहाँ पे कि ये कौन सा सौर ऑफ बिहार किस नदी को कहा जाता है? ये कोसी को कहा जाता है। अब बड़े क्वेश्चंस में देखते हैं, ये तो वन लाइन क्वेश्चन हो गया। अब मैं बड़े क्वेश्चंस में देखता हूँ 3 नंबर वाले में, अगर वहां से कोई क्वेश्चंस बनता है तो मैं आपको वहां से ये करवाता हूँ। देखो भाई ठीक है, यहाँ पे देखो 3 और ये बड़े नंबर में क्वेश्चन आ गया आपके पास में कि कौन कौन सा, कि ये लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गंगा रिवर सिस्टम। तो आपको बताया क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गंगा रिवर सिस्टम, ये हो गया। और एक्सप्लेन द इंडस रिवर सिस्टम, इंडस के बारे में, और ये आपके पास आ गया गंगा के बारे में। तो ये आप जरूर कर लेना। और ये भी याद रखना कि लिस्ट ऑफ द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट फॉर द रिवर, रिवर जो ऑफ रिवर से हम किस तरीके से अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, ये आपको पता ही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है। समझे मेरे भाई? तो ये पॉइंट हो गया यहां तक। उसके बाद में ये इसके बाद में एक पॉइंट और, या ड्रेनेज पैटर्न हटा दो, इसको कोई दिक्कत नहीं, यहां से ये सारी चीजें इतना आ जाएगा। तो ड्रेनेज सिस्टम तक आपका क्या हो गया, ये मैटर आपको यहां तक क्लोज हो जाना चाहिए। किसी भी कंडीशन में आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आने को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप इन सब क्वेश्चन को तैयार करो, समझे। अब इसके बाद आगे का देखते हैं। आगे आपके पास पॉलिटिकल का है, पॉलिटिकल के 2 चैप्टर आ रहे हैं। इसके अंदर भी बहुत सारा चीजें जो आपको कर लेना है। आपको मैंने क्या बोला, आपके भाई आधे या 40 मिनट की वीडियोस में आपके पूरी इकोनॉमिक्स से लेके आपके हिस्ट्री तक कंप्लीट मिल जाएगा। जो भी मैंने आपको अभी तक जितनी चीजें समझाई है, जो टॉपिक समझाया है वो, और जितने एमसीक्यू टाइप के जो लाइन बताया है वो, अगर आप इतना कर लोगे तो आपके पेपर में कोई भी भाई एक नंबर भी नहीं काट सकता। 200% बता रहा हूं आपको। जिस तरीके से मैंने अभी ऊपर आपको सारी चीजें डिस्कस करके बताया है, चाहे मैंने हिस्ट्री बताया है आपको, चाहे आपको मैंने ज्योग्राफी सारी सेशन
डिस्कस कर दिया हो, आप भाई इतना करके जाना भाई, पेपर में देखना यहीं से आपके इर्द गिर्द पेपर बनेंगे, तो ये भी चीज को मत भूलना, ठीक मेरे भाई। तो ये सारा चीज हो गया। उसके बाद में देखते हैं व्हाट इज द डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। आपको सबसे पहले मैं डेमोक्रेसी का थोड़ा सा डिफाइन बता देता हूं। जब भी कोई पूछे डेमोक्रेसी क्या होता है, तो डेमोक्रेसी का मतलब डिफाइन किया जाता है यहाँ पे डेमो प्लस में होता है यहाँ पे क्रेसी। क्या होता है? क्रेसी। तो डेमो का मतलब क्या हो जाता है? पीपल। क्या हो जाता है भाई? ये पीपल हो जाता है। क्रेसी का मतलब क्या हो जाता है? रूल। जब भी कहीं पे जनता के द्वारा राज किया जाता है उसे कहते हैं हम डेमोक्रेसी, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, होम द पीपल। आपने देखा ना वो कौन सा, अब्राहम लिंकन ने बताया था। तो इसमें आपके पास आगे चलते हैं। इसके अंदर से सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मार्क करके चलो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना, जिसमें कि आपके 18 साल तक के लोग जो है यहाँ पे राइट टू वोट है, आप यहाँ पे दे सकते हो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और यहाँ पे अब्राहम लिंकन ने कहा था यहाँ पे डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ से ये पॉइंट को आप याद रखना। उसके बाद में भाई जो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, अगर मान लो बड़े क्वेश्चंस में बन गया, अगर बड़े क्वेश्चंस में बन गया तो क्या करोगे, तो आप पॉइंट रखना मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं? डिसीजन मेकिंग पावर होता है उनके पास में, गवर्नमेंट रूल लगा सकता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग में, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होता है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू होता है, मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। तो आपने देखा यहाँ से ये जो है ना एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। अब एक पॉइंट देखो, जब आप ये डेमोक्रेसी के अंदर में अगर आप कहते हो यहाँ पे पॉलिटिकल मतलब डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल साइंस कहते हैं इसे भाई, अगर डेमोक्रेसी के अंदर से अगर ये टॉपिक के अंदर से अगर आप इंपॉर्टेंट समझते हो तो भाई ये तो कंप्लीटली कर दो। ये आपको छोटा सा लग रहा है, ये कंप्लीट छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसका आंसर बहुत वेरी करेगा, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दो तरीके का। कौन सा? एक तो आपके पास यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, एक ये हो गया। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है आपके पास एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, एक ये हो गया। उसके बाद में अगला जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एक ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे गवर्नमेंट हो गया, ये वहां पे ये पॉइंट अगर आप ना बढ़िया तरीके से अगर आप आंसर राइटिंग करते हो तो इस चैप्टर से आपके पास पूरे को पूरे नंबर मिलने के चांसेस है, जिसमें कि सिर्फ 3 टॉपिक करना है और ये 3 टॉपिक आपको भैया पूरे नंबर देके जाएगा। तो बस इतना कर लो, जिसमें बता दिया आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, अडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी मतलब फ्रेंचाइजीज, ये लॉन्ग क्वेश्चन, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये पॉइंट आप याद रखना। अगर इतना करोगे तो भाई पूरे नंबर देख लेना पेपर के अंदर में, तो पढ़ लोगे तो आपके पास वहां पे सारी चीजें हो जाएगी। ठीक भाई, यहाँ पे हु लेड द मिलिट्री मतलब पाकिस्तान के अंदर में 1919 में कौन यहाँ पे मिलिट्री रूल लेकर आया था, तो ये आपके भाई यहाँ से देखो आपके सपोर्ट मटेरियल से, मतलब कि जो सैंपल पेपर में और सपोर्ट मटेरियल ही आपके पास एक रामबाण बनता है, ये भी पॉइंट याद रखना चाहिए। और भाई बहुत सारे लोग बहुत कहते हैं कि भैया सपोर्ट मटेरियल बता दे, मेरे भाई सपोर्ट मटेरियल को भी ना जानने के लिए कला चाहिए, बहुत कुछ होता है, लेकिन पढ़ना क्या। आपने देखो सपोर्ट मटेरियल इतनी मोटी है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे 40 मिनट के अंदर में सारा डिलीवर कर दिया। तो ये भी अपने आप में एक क्या होता है भाई, ये आपके पास एक्सपीरियंस मैटर करता है। क्या करता है? एक्सपीरियंस मैटर करता है कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना। तो ये पॉइंट आपको होता है। अयूब खान था वहां पे, परवेज मुशर्रफ, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, नेम द लीडर बॉर्डर डिक्टेटर से जर्मनी, हटा दो पेपर। एक देखो यहाँ से एमसीक्यू जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि ये एमसीक्यू में आ सकता है। तो किसने डेमोक्रेसी इज द पीपल फॉर द पीपल, ये आप लोग मुझे एक बार ऑप्शन कमेंट करके बताओ कि इनमें के अंदर से कौन से आंसर होंगे। इसमें भी बहुत बच्चे गलत करेंगे, लेकिन मैं देखना चाहता हूं भाई आप इसका आंसर सही करते हो या नहीं करते हो। ठीक भाई, समझो एक दो चैप्टर और बचा है, बस थोड़ा सा मैं आपको एक ही चीज में सारा चीज बता दूंगा, जिससे कि आपको टेंशन नहीं रहेगी। समझे मेरे भाई। और सेशन रीजन आप कर ही लोगे सारे क्वेश्चंस के ऊपर में, जिसमें कि आप देखो यहाँ से बड़े क्वेश्चंस बनेंगे, तो बड़े क्वेश्चंस को ध्यान से सुनो। बड़े क्वेश्चंस ये 3 से 5 नंबर के यहाँ से बन जाएंगे, और जो ऊपर मैंने आपको मेन टॉपिक बताया वो तो इनको जरूर कर लेना, इतना जस्टिफिकेशन आपकी हो जाएगी। देखो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज हो सकता है। डेमोक्रेसी ढूंढो, कह रहा डिफाइन द टर्म डेमोक्रेसी द बेसिस ऑफ ग्रीक ओरिजिन, ये नहीं करना है यहाँ पे, ये पॉइंट मत करना, बिल्कुल ये पॉइंट मत करना, क्योंकि आपको सिर्फ डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। अगला पॉइंट देखो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या क्या विशेषताएं होते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे गिव 5 आर्गुमेंट सपोर्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, ये भी पॉइंट आप कर सकते हो, ये अच्छा पॉइंट है। समझ रहे हो बात को यहाँ पे, तो ये भी पॉइंट आप करना। 2 पॉइंट यहाँ से कर लोगे तो आपके पूरे नंबर बनने के चांसेस होगा। तो भाई पॉलिटी हमेशा यहीं से बन जाता है, आपके सोर्स बेस्ड है। आपके देखो सोर्स बेस्ड भी मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको इसी तरीके का सोर्स बेस्ड देखने को मिलेगा, तो आप ज्यादा मत भटकना, पॉलिटिकल की भी बुक पूरी पढ़ लो, आपके भाई पूरे काम हो जाएगा। समझ लो। तो इतना पॉइंट क्या समझा आपने डेमोक्रेसी के अंदर में, एक तो ऊपर वाला मेन पॉइंट समझ गए, एक जो क्वेश्चन बताया वो समझ गए, और जो लिखना कैसा है वो भी एक पॉइंट जिसको आपको सेपरेट करके आंसर बनाना है, एक वो अगर इतना कर लोगे तो ये भी क्वेश्चन आपका सुहा। समझे मेरे भाई। तो ना उसके ऊपर माते कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के अंदर में क्या है।
सबसे पहले जो हमारा है इंडिया जो है क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ कंट्री इज अ सेट ऑफ रूल। तो ये भी पॉइंट आता है जो कि रिटर्न हमें दे रखा है, जो कि सुप्रीम लॉ होता है हमारे पास में। तो ठीक भाई, अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। देखो फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपके यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं जैसे मैंने आपको ऊपर बताया उसी तरीके से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके बाद में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, लास्ट में कंप्लीट देखना, जब तक वीडियो एंड ना हो। मैं लास्ट में आपको बहुत गोल्डन पॉइंट बताने वाला हूँ, बस ध्यान से सुनना। देखो भाई, फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपने ये टॉपिक किया, इस टॉपिक के अंदर में आपको क्या क्या चीज को कवर करना है। एक तो इनके फंक्शंस को तैयार करना है, एक तो देखो एक फंक्शंस को तैयार करना है, एक आपको फीचर्स को तैयार करना है। इसके एक फीचर्स हो गया, फंक्शंस हो गया, एक इसके पास एक्सपेंडेशन, ये कितना एक्सपेंड है वो, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब कि एडवांटेज क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक वो जरूर तैयार कर लेना, जहां से आपके पास ये सारी पॉइंट समझ आ जाएगी। तो ये फंक्शंस वाला पॉइंट आप जरूर कर लेना, जिसमें कि आपके ये सारे पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हो। समझे भाई? तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया। उसके बाद अब मैं आगे बताता हूं कि आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग साउथ अफ्रीका। अभी देखो यहाँ से ये जो प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ साउथ अफ्रीका, तो आपको बताया कि साउथ अफ्रीका के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में क्या क्या प्रोसेस हुआ था। तो एक छोटा सा हेडिंग तैयार कर लो बस थोड़ा सा, कि जिससे ना बड़ी चीजें, अगर मान लो कभी घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है तो घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आता तो आप बना सको। इसलिए ये वाला पॉइंट बस आप तैयार कर लो, जितना भी ऊपर बताए बस 5-5 पॉइंट लिख लोगे, इतना सफिशिएंट होगा। समझ रहे हो बात को? तो अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे मेरे भाई, अगला पॉइंट में क्या कहना चाहता है, जिसमें कि ये डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो यहाँ से ये थोड़ा सा पॉइंट कर लेना, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के ऊपर में साउथ अफ्रीका को जरूर ऐड ऑन करते हैं, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है भाई? तो ये भी पॉइंट यहाँ 1994 में ये पॉइंट पर एमसीक्यू के अंदर भी आ सकता है। तो ये पॉइंट अब यहाँ से हमारी कहानी बनती है कि द पाथ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो रास्ता था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, कैसे है, आप सबको पता होना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहले जो डिमांड करते हैं ये हमारे मोतीलाल नेहरू की थी, कब 1928 के अंदर में। ये धीरे धीरे आते आते हमारे जो देश के अंदर में है ये 1946 के अंदर में जो है कंप्लीटली एक बार हमारे हैंडओवर कर दिया गया। मीटिंग हो गई, जिसमें कि पहला जो मीटिंग था ये राजेंद्र प्रसाद था, ड्राफ्टिंग कमेटी के वी आर अम्बेडकर थे, और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो आपके यहाँ पे परमानेंट मेंबर बने थे। और इस चीज को आते आते यहाँ पे जो 26 नवंबर क्या है भाई, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, कंप्लीट बनके तैयार हो गया। और यहाँ पे 1950 को 26 जनवरी यहाँ पे 1950 को क्या हो गया, यहाँ पे जनवरी 1950 को हमने अडॉप्ट कर लिया। और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के अंदर में यहाँ पे 2 साल कितना भाई, 2 ईयर 11 मंथ और यहाँ पे 18 डेज लगा था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। और इस तरीके का हमारे देश का संविधान बनके तैयार होगा। और पहले जो यहाँ पे राष्ट्रपति बने थे हमारे देश के और अध्यक्ष वो थे राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। तो इस तरीके की सारी चीजें होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में। तो अगर आप इतना सारा चीज लिख दोगे तो आपका काम वहां पे हो जाएगा। ठीक भाई? यहाँ पे अगला देखो, ये असेंबली में आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना, ये जो 299 मेंबर्स है ये आपके एमसीक्यू ये आप फिलर करोगे ना वहां पे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस दिखेंगे। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कंप्राइज कितने मेंबर किए गए थे, 299, ये पॉइंट याद रखना। और ये अडॉप्ट करके आ गया था। अगर मान लो कभी क्वेश्चन आ जाता है अडॉप्ट का और वहां पे अडॉप्ट या आपके इन्फोर्स मतलब लागू करना होगा, अडॉप्ट मतलब बनके तैयार हो गया था। तो 26 जनवरी और 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था। 26 जनवरी को कंप्लीटली हमने क्या कर दिया था, इंप्लीमेंट कर दिया था, जिसे हमने रिपब्लिक डे मनाया था। समझ गए भाई? यहाँ पे तो एक पॉइंट यहाँ पे देखो, बी आर अम्बेडकर साहब जो थे ये चेयरमैन थे किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे, बी आर अम्बेडकर साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के क्या थे भाई, ये प्रेसिडेंट थे। क्या थे भाई, प्रेसिडेंट थे। तो ये भी पॉइंट याद होना चाहिए। ये आपके प्रिंबल्स है, प्रिंबल्स के अंदर में ये सारे वर्ड है। तो इन सब वर्ड को भी एक बार देख लो। ये जैसे जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, फर्टर्निटी हो गया। इन वर्ड को कभी कभी मान लो अरेंज करने के लिए आ गया तो ये भी आ सकता है, क्योंकि बड़े लेवल की थिंकिंग अगर थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई तो इस तरीके की चीजें भी बन सकता है। तो ये भी पॉइंट कोई बड़ी चीज नहीं भाई, ऐसा भी बन सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है। तो ये पॉइंट आप यहां से ये पॉइंट तैयार कर लेना कि व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। हम यहाँ पे एक ये क्वेश्चन करना, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की जरूरत क्यों है, क्यों होती है। तो आप यहाँ पे जनरेट द डिग्री ऑफ ट्रस्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन, हाउ गवर्नमेंट विल द कॉन्स्टिट्यूट, मतलब ये सारे पॉइंट आप यहाँ से तैयार करना। ये सारे आपके एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। समझ लो बात को यहाँ पे? तो ये भी पॉइंट याद रखना। पर्पस ऑफ प्रिंबल्स, आप प्रिंबल्स के अंदर भाई आपको बताया कि सारी चीजें हमें अपने फेवर में बताया गया है। तो यहाँ पे याद रखना फिलोसफी क्या था, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमें बताया सबऑर्डिनेट है, सोशलिस्ट, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फर्टर्निटी है, ये सारी चीजें बताया गया था। सेक्युलर का मतलब होता है जिस देश के अंदर में किसी भी जात पात से कोई भी भेदभाव न रखा जाए उसे सेक्युलर कहते हैं। लिबर्टी मतलब हमें आजादी होती है। ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। समझ रहे बात को यहाँ पे? तो एक पॉइंट यहाँ पे रखना, यहाँ पे नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या लिखा था नेल्सन मंडेला ने, इनमें से कौन सी किताब लिखी थी। ये आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है, क्लास 9th में जाओगे वहां पे भी इंग्लिश में पढ़ोगे। तो आप लोग मुझे
बताओ भाई क्या था इसमें, बायोग्राफी कौन सा था। चलो भाई आपके पास मैं ऑप्शन चारों दे देता हूँ। चलो भाई यहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आपको समझ आ रही है मेरे भाई। तो ये सारे क्वेश्चंस और सारे टॉपिक आपके लिए तैयार किए गए। बस आपका भाई इस पे सपोर्ट चाहिए और मैं चाहता हूँ इस वीडियोस पे 1000 लाइक होने चाहिए। समझ रहे भाई कितना भाई 1K लाइक हो जाने चाहिए। ये हमारे सिर से निगाह प्यार दिखना चाहिए। समझ भाई 1K लाइक होना चाहिए। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा मुझे इतना पता, आप लोग हो जाएगा। बस आप लोग जरूर करना, इतना आप लोग कर लोगे तो भाई आपका पूरा SST जो है कंप्लीट मानो एक तरह से। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपने ऊपर देखा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैगजीन महात्मा गांधी हिज एक फ्रेंड। और एक पॉइंट याद रखना, जो महात्मा गांधी से एक पॉइंट याद रखना, ये जो महात्मा गांधी थे ये जो भारत से साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, ये 1915 में लौटे थे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। कौन सा दिन था यहाँ पे, 9 जनवरी था। कौन सा था भाई, 9 जनवरी, जिसे हम NRI डे के रूप में मनाते हैं भारत के अंदर में। तो ये भी पॉइंट याद रखना, ठीक है भाई। महात्मा गांधी समझ आ गया तो ये सारी चीजें हो जाएगी। उसके बाद बड़े क्वेश्चन में आप देख लो क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। एक साउथ अफ्रीका से रिलेटेड सारी चीजें आ सकती है। ब्रीफली एक्सप्लेन द लिबरलाइजेशन मूवमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो एक ये क्वेश्चन कर लो, क्या पता भाई ये क्वेश्चंस आपके पेपर में बन जाए साउथ अफ्रीका के हिसाब से। इंपैक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका तो कोई मतलब बनता नहीं भाई, क्या इंपैक्ट बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद में अगला पॉइंट देखो यहाँ पे, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चंस मैंने आपको देखो क्वेश्चन से पहले मैंने आपको ऊपर बता दिया था क्या क्या चीज है, तो इस तरीके का। और व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी क्वेश्चन देखो आपको। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको बनाना आना चाहिए भाई, क्वेश्चन कैसे बनाना है, समझे मेरे भाई। तो इस तरीके की चीजों को तैयार रखना जिससे कि आप आराम से बड़े क्वेश्चन कर पाओ। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको तैयार कर लेना चाहिए, समझे। व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान बनते के समय क्या क्या वहां पे मतलब क्या क्या चैलेंजेस आए, तो वो भी कह सकते हो। ये सर्कमस्टांसेस क्या थे ये भी कह सकते हो। यहाँ पे ये आपके जो पॉलिटिकल से भी आपके क्या बन सकता है कि केस बेस बन सकता है। ये सारी चीजें समझ गए, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। एक चैप्टर बचता आपका पीपल रिसोर्सेज। अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे पीपल रिसोर्सेज का, तो वो भी थोड़ी देर का मतलब होगा, वो मैं आपको कंप्लीट करके दे दूंगा। अब तो भाई देखो बहुत ज्यादा चक्कर आ रही है क्योंकि भैया देखो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और तो लाइट इतनी तगड़ी होती है इस पे। तो भाई यहाँ तक आपको लोग का हो जाता है सिलेबस कंप्लीट ऑलमोस्ट। जो का इकोनॉमिक्स बच गया एक चैप्टर पीपल रिसोर्सेज का। तो मेरे भाई आप लोग कमेंट करके बता देना अगर यहाँ तक देख लियो तो भाई प्लीज यार आप लोग लाइक जरूर करना, थोड़ी सी मेहनत को आप लोग सपोर्ट करना। और भाई आप फाइनल में डंका बजा दोगे, 10th में तो आगे लगा दोगे, टेंशन मत लो। आप लोग यहाँ तक देखो एक बार कमेंट के अंदर में फायर की मुझे होना चाहिए भाई, समझ रहे हो। यहाँ पे भाई तबाही मचा देना एग्जाम्स के अंदर में। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।